हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम अल्फोंस डॉडे की द लास्ट लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 आप अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें, तभी आप इसको देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप इस कहानी का पहला हिस्सा देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से के साथ हम लोग। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. इसका नाम पुकारा गया था। जो हमारा नरेटर है उसका एम हैमल साहब अब जा रहे होते हैं और ये बेचारा चाहता है कि कम से कम आखिरी लेसन में ये ढंग से कुछ सुना पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और ये डर के मारे नीचे देख रहा है। तब एम हैमल साहब कहते हैं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंड्स, तुम्हें तो पहले से ही बुरा लग रहा होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ। सी हाउ इट इज़। देखो क्या है, क्या बात है, देखो कैसा है। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं कि देखो क्या बात है, ऐसा है। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम लोग एक दूसरे से ये कहते हैं, हम लोगों ने कहा हुआ है कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत वक्त है अभी। आई लर्न इट टुमारो, कल सीख लूँगा। ये एक एम हैमल साहब सभी लोगों की एक जनरल थॉट प्रोसेस को बता रहे हैं कि सभी लोग यही सोचते हैं कि ये बहुत टाइम है, इसको मैं कभी बाद में कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि बहुत टाइम है अभी, कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब कहते हैं कि यही परेशानी, यही सबसे बड़ी परेशानी है अल्सेस के साथ। अल्सेस यानी अल्सेस के लोगों के साथ, अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये शहर जो है ये सीखने को टालता रहता है। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, तब तक जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। हर रोज ये लोग टालते रहते हैं कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। अल्सेस को शी कहा गया है क्योंकि फ्रांस में ज़्यादातर सिटीज़ को ये लोग फेमिनिन ही समझते हैं और उसको उसी हिसाब से एड्रेस करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को भी फेमिनिन या मैस्कुलिन तरीके से एड्रेस किया जा सकता है अगर उनमें क्वालिटीज़ आपको दिख रही हैं फेमिनिन या मैस्कुलिन। तो जैसे सन को यूजुअली मैस्कुलिन ही पर्सोनिफाई किया जाता है उसी रूप में, और हवा को फेमिनिन। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या कहते हैं ये, तो अल्सेस के लोग या अल्सेस शहर ये सीखने को टालता रहता है। कहता है नाउ दीज फेलोज, नाउ सॉरी दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन neither speak nor write your own language, but you are not the worst. Poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with. अब क्या कहते हैं आगे कि देखो अब जो वो लोग हैं ना, कौन, नाउ दोज फेलोज, उन किनकी बात कर रहे हैं, ये प्रूशिया के लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कब्जा अब जमा लिया है अल्सेस पे। कहते हैं अब वो लोग, उन लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो तुमसे कहें, हम सबसे कह सकें क्या, हाउ इज इट, ऐसा कैसे है कि तुम लोग फ्रेंचमैन बनने की कोशिश करते हो। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, यानी कि तुम लोग फ्रेंचमैन बनने की कोशिश तो करते हो, लेकिन फिर भी ना तो तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज। प्रूशिया वाले, ये बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने कह दी कि तुम लोगों ने फ्रेंच ढंग से सीखने की कोशिश नहीं की फ्रांस में रह के, और अब प्रूशिया वाले जो बाहर से आए हैं वो कहेंगे कि तुम लोग इस देश के कैसे हो सकते हो जब तुम लोग इस देश की लैंग्वेज ही नहीं आती। चलो सीखो चुपचाप जर्मन, फ्रेंच तो वैसे भी तुम लोगों को आती नहीं है। तो अब उन लोगों के पास ये सब कहने का पूरा अधिकार है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो फ्रेंड्स, इन सब में सब तुम ही एक विलन नहीं हो। हम सबको काफ़ी कुछ हम सब ने किया है जिसकी वजह से हम सबको एक खुद को ही निंदा, खुद को ही धिक्कारना चाहिए। हमारे पास खुद को ही धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कार या निंदा। क्या कहते हैं ये आगे
योर पेरेंट्स वर नॉट गुड इनफ, सॉरी, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्श, क्या कहते हैं ये अब आगे, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माँ बाप इतने ज़्यादा व्याकुल, इतने ज़्यादा बेचैन नहीं थे तुम लोगों को सिखाने के लिए, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। एंक्शस का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई की तुम्हारी परवाह तो थी नहीं, वो लोग ज़्यादा चाहते थे क्या, या प्रेफर करते थे। प्रेफर का मतलब होता है दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। उन लोगों को ये ज़्यादा पसंद था कि तुम लोगों को किसी खेत पे या मिल में काम में लगा दिया जाए। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, किस लिए, ताकि कुछ और पैसे आ सकें। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी एक तरीके से दोष दिया जा सकता है। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी कई बार तुमको, यहाँ जो आई है वो हो सकता है पर्सनली फ्रेंड्स को ही कहा जा रहा हो, नैरेटर को, या हो सकता है ये कलेक्टिवली स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि तुम लोगों को, मतलब यू, सॉरी। तो हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुम्हें या तुम लोगों को कई बार अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, पाठ पढ़ाने की बजाय, यानी कि पढ़ाने की बजाय कई बार मैंने भी तुम लोगों से अपने काम करवाए हैं पढ़ाई के वक्त में। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और कई बार जब मुझे मछली मारने जाना होता था, मछली पकड़ने, लोगों का शौक होता है बहुत लोगों का, और ये कहानी जब की तब हो सकता है एक तरीके से ये मजबूरी भी हो, बट जो भी है, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या जब मुझे मछली पकड़ने जानी होती थी तो क्या मैं बस तुम्हारी ऐसे ही छुट्टी नहीं कर देता था। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest. उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती गई, और एम हैमल साहब वेंट ऑन का मतलब करते चले गए बातें, किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और क्या कह रहे थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, यानी कि सबसे साफ लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए खुद में, और कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। अब क्यों बताते हैं आगे कि ऐसा करके क्या होगा, कहते हैं बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कहते हैं क्योंकि जब कहीं के लोग या कुछ लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी भाषा है, यूं समझिए जेल से बाहर निकलने की चाबी उनके हाथों में। तो प्रूशिया ने इन लोगों को कब्जे में कर लिया था, यही कहना चाहते थे कि उनको अपना कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं करने दो, फ्रेंच को अपने अंदर जिंदा रखो, और उनकी कैद से निकलने का तुम्हारे पास यही रास्ता है। एक वर्ड यूज़ किया गया था यहाँ पे, एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है बंदी होना या गुलाम होना। एक और वर्ड यूज़ किया था होल्ड फास्ट, इसका मतलब होता है ना किसी चीज़ को पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं। और एक चीज़ यूज़ हुई थी, मैं चाहता हूँ कि वो आप समझ लें, अ पीपल, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि पीपल के साथ ये नहीं लगता है ए या एन, ऐसा कुछ, तो एन तो खैर नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है, बट ए का यूज़ होता है पीपल के साथ, एक कम्युनिटी को दिखाने के लिए होता है, या कुछ खास तरह के लोगों को दिखाने के लिए होता है। तो जब तक तुम लोग उस भाषा को नहीं भूलोगे, तुम लोग के पास चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और लेसन को पढ़ के बताया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, अब ये कहता है कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितने अच्छे तरीके से मैं समझ पा रहा था उस लेसन को। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी,
2 बार सो इजी का यूज किया है एम्फेसिस लाने के लिए एक्सक्लामेटिव के साथ। कहता है ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। कहता है कि हर चीज़, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें पढ़ाना शुरू किया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कितने अच्छे से मुझे समझ में आ रहा था। हर चीज़ बहुत आसान लग रही थी, बहुत आसान। मैं भी सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैंने भी उससे पहले कभी इतने ध्यान से कुछ नहीं सुना था और ना ही उन्होंने कभी इतने सब्र के साथ कुछ बताया था। अगर टीचर सब्र से बताएं और बच्चे ध्यान से सुने, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को सब्र से बताने की कोशिश करता हूँ इन वीडियोज़ में, पता नहीं आप लोग ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। आगे क्या कहते हैं ये, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे इंसान जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते थे। दूर जाने से पहले जितना कुछ वो जानते थे वो हमें दे जाना चाहते थे और सब कुछ हमारे दिमाग में एक झटके में डाल देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों ने राइटिंग का कोर्स किया। अच्छा, एक सेकेंड मैं रुकता हूँ। आप लोगों को शायद कन्फ्यूज़न हो जा रही होगी, मैं कभी ग्रामर पढ़ रहा हूँ, मैं कभी ग्रामर पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ग्रामर ही होता है और बहुत से वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो, चूँकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तभी ध्यान में आता है कि इसको ऐसे पढ़ा जाए। फिर जब बंदा हिंदी में स्विच करता है ना, तो फिर प्रोनाउंसिएशन की धज्जियाँ उड़ ही जाती हैं। आई विल ट्राई टू बी बेटर, बट फ़िलहाल के लिए आप लोगों को मैनेज ऐसे ही करना होगा। तो ग्रामर के लेसन के बाद हम लोगों ने राइटिंग में लेसन किया, राइटिंग में हमने काम किया। दैट डे M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. उस दिन M. Hamel साहब ने कुछ नई कॉपीज़ हमारे लिए लाई हुई थी। कॉपी हो सकता है पहले नोटबुक्स को भी कहा जाता हो, लेकिन नोटबुक्स को कॉपी नहीं कहना चाहिए। वैसे कॉपी कहा जाता है, बहुत से असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनकी अलग अलग कॉपीज़ को भी। तो ये जो भी रहा हो, क्या था उसमें, उसमें लिखने का था, पहले ही बता दिया था, लेसन इन राइटिंग, यानी कि हैंड राइटिंग का लेसन था। वो अच्छी गोल राइटिंग में लिखा गया था। राउंड हैंड का मतलब जो गोल गोल राइटिंग होती है ना, उसको कहते हैं। क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा जब हैंड राइटिंग का लेसन दिया जाता है, दो या एक ही वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड बस एक पेज पे होते हैं, उनको आपको कॉपी करके नीचे लिखना होता है। तो यहाँ फ्रांस अल्सेस ये वर्ड्स थे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। अब ये जो दिए थे उन्होंने असाइनमेंट्स लिखने के लिए, ये असाइनमेंट्स ऐसा लग रहा था जैसे झंडे थे जो पूरे क्लास में इधर से उधर घूम रहे थे, हमारी डेस्क्स पे छोटे छोटे रॉड में लगे हुए। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई काम में जुट गया, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति वहाँ थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. बस एक ही आवाज़ आ रही थी, किस चीज़ की, कागज़ के ऊपर पेन के घिसटने की। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. क्या कहते हैं ये कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ बीटल्स अंदर आ गए, जो लेडी बग्स होती हैं वो उड़ के अंदर आ गई, लेकिन किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब सबसे छोटे बच्चे जो हमारी क्लास के थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो अक्सर क्या करते थे, तुरंत ही बीटल्स को देख के अपने फिशुक्स को तैयार करने लगते थे कि आज इनको पकड़ के ही मछली पकड़ने जाऊंगा। ऐसा करते थे जैसे ये भी फ्रेंच भाषा सीखने का ही हिस्सा हो, लेकिन उन्होंने भी आज ऐसा कुछ किया नहीं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ
Will they make them sing in German? Even the pigeons. बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मतलब प्रोफाउंड इमोशंस वाला ये सेंटेंस है। छत पे पिजन्स ने गुटुरगू की, कबूतरों ने गुटुरगू की काफ़ी धीमी आवाज़ में, और मैंने खुद से सोचा क्या ये इन लोगों से भी जर्मन में ही गवाएंगे? पिजन्स से, कबूतरों से, क्या ये इन चिड़ियों को भी मजबूर करेंगे कि तुम जर्मन का ही इस्तेमाल करो? चिड़ियों की तो कोई लैंग्वेज होती नहीं है, बट फ्रांस भी एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, क्योंकि कहानी में वो बच्चा ही है, तो नरेटर एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बोल रहे हैं कि क्या वो सोच रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in a chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. क्या कहता है, जब भी मैं ऊपर सर उठा के देखता था अपनी राइटिंग को छोड़ के एम हैमल साहब की तरफ, तो मैं क्या देखता था कि वो बैठे हुए हैं कुर्सी में, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर, एंड गेजिंग, और घूर रहे हैं कभी एक चीज़ को तो कभी दूसरी चीज़ को, जैसे वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हो कि ये स्कूल का छोटा सा कमरा आखिर दिखता कैसे है, जाने से पहले इसकी यादें अपने मन में संजो के ले जाना चाहते हैं। फैंसी, कितनी विचित्र बात है ना। फैंसी का मतलब तो वैसे काफ़ी शानदार होता है, लेकिन यहाँ वो फैंसी का यूज़ एक्सक्लामेशन मार्क के साथ एज एन एक्सक्लामेटिव किया गया है। जैसे वाई भी आया था पहले, वो क्यों के सेंस पे नहीं आया था, वो एक्सक्लामेटिव था एक तरीके का। फैंसी, कितने विचित्र बात है। 40 साल से वो बेचारे यहीं हैं, यहीं पे इसी जगह पे, बाहर उनका गार्डन खिड़की के बाहर, और उनकी क्लास उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. बस कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया है जो समय के साथ आता है, तो यही आया है कि जो डेस्क्स और बेंचेस हैं वो वक्त के साथ पुरानी हो गई हैं। वॉर्न का मतलब इस्तेमाल होते होते स्मूथ हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं, इतने ज़्यादा वक्त से इस्तेमाल हो रही है कि लकड़ी का जो शुरू का एक खुरदरापन होता है पहले के 5-10 सालों का, वो अब उनमें नहीं है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, अखरोट के पेड़ थोड़े लंबे हो चुके हैं, और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद से प्लांट की थी, हॉप वाइन जिससे हॉप्स निकलते हैं, जिससे बियर बनती है, और जिसका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में भी होता है, तो वो हॉप वाइन जो उन्होंने खुद ही प्लांट की थी, अब चूंकि वो लता होती है, बेल होती है, तो वो खिड़की से लिपटते हुए छत की तरफ चली गई है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. कहते क्या है कि कितना ज़्यादा उनको बुरा लगा होगा, जरूर ही उनका दिल टूट गया होगा बेचारे का, यहाँ से जाने में, इन सब चीज़ों को छोड़ के यहाँ से जाने में। अपनी बहन को छत पर जब वो सुन रहे होंगे तो उनका दिल टूट जा रहा होगा, कैसे उनकी बहन ऊपर आवाज़ें कर रही हैं किन चीज़ों की, अपने सामान की, अपने ट्रंक को पैक कर रही हैं, उनकी आवाज़ें ये सुन रहे होंगे, ज़रूर इनका दिल टूट जा रहा होगा, क्योंकि उनको सामान आज ही पैक कर लेना है, क्योंकि कल उनको देश से छोड़ के चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने एक एक लेसन को बिल्कुल लास्ट तक सुना। आफ्टर द राइटिंग we had a lesson in history, and then the baby chanted their बाबे बीबो बू। कहता है कि राइटिंग के बाद हमने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, और उसके बाद जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, स्कूल में लगता है इसके सारे लोग एक साथ बैठते थे, टीचर एक ही रहे होंगे। पहले ऐसा ही होता था हमारे यहाँ भी, जब आज़ादी वगैरह के टाइम में वर्क फोर्स की कमी थी, तो एक टीचर कई कई क्लासेस को एक साथ बिठा के पढ़ाते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपका थोड़ा सा टाइम लेके बता देना चाहूँगा।
मैंने कहीं पढ़ा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या होता था ना कि पहले, जो आज़ादी के पहले हमारे यहाँ मेनली पढ़ाई ज़्यादातर जगहों पे उर्दू में होती थी, यानी कि जो लैंग्वेज थी पढ़ाई की वो उर्दू थी। और होता ये था कि कई सारे क्लासेस को एक साथ बिठा दिया जाता था एक हॉल में। 250 से 300 बच्चे होते थे और उनके बीच सिर्फ एक ही टीचर होते थे। और उन टीचर को आपको पता है क्या कहा जाता था? उन टीचर को कहा जाता था ख़ासतौर पे पंजाब रीजन में उपाध्याय। मेरा जो सरनेम है वो वहाँ से ओरिजिनेट तो नहीं हुआ है, बट उसी से वही चीज़ उनको कहा जाता था। जो सबको अध्याय पढ़ा रहे हों वो उपाध्याय हुए। पंजाब ने लोगों ने उसको उपाध्याय को पांदा बना दिया था। तो ये होता था पहले, एक टीचर कई क्लासेस को पढ़ा रहे होते थे इफ़िशियंटली, काफ़ी अच्छे से। आज के टीचर्स की तरह नहीं, जिनको एसी में सिर्फ एक क्लास को पढ़ाना होता है और फिर भी बच्चों को काफ़ी सारा गलत ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो खैर आगे हम लोग देखते हैं। तो अब बच्चों ने अपना अपनी चैंटिंग जारी रखी। चैंट का मतलब बुदबुदाना, जपना, मंत्र जपना। बहुत से सेंसेस में हो सकता है। यहाँ रिसाइटल के लिए है, जो वो लोग जो से बोल के पढ़ते हैं, बा पे पी पो पू। शायद ये लोग फ्रेंच अल्फ़ाबेट पढ़ रहे होंगे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. क्या कहता है? पिछले रूम के पिछले तरफ जो हॉजर था, बूढ़ा हॉजर, जो शुरू में ही बताया था इसने, प्राइमर लेके आया था, शुरुआती किताब, तो उसने अपने चश्मे को लगा लिया था। हैड पुट ऑन, यानी कि पुट ऑन का मतलब ही होता है लगा लेना। चश्मे को लगा लिया था और अपनी प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़ के उनमें जो लेटर्स थे उनको स्पेल कर रहा था। स्पेल आपको पता ही है, शुरू में पढ़ने वाले लोग कैसे करते हैं, COW काउ, DOG डॉग, ऐसे। तो वो ऐसे ही पढ़ रहा होगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. कहते हैं आप देख सकते थे अगर आप वहाँ होते तो कि वो भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भी इमोशंस की वजह से लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी। और बड़ा फ़नी था उसको ऐसे सुनना। फ़नी मतलब स्ट्रेंज भी होता है, फ़नी मतलब हंसी से भरा भी होता है। बड़ा फ़नी था उसकी ऐसी आवाज़ को सुनना। इतना फ़नी था कि हम सब चाहते थे हंसना भी और रोना भी। हंसना इसलिए क्योंकि बूढ़ा होके रो रहा था, बड़ा होके रो रहा था, रोते हुए बोला था, वो बड़ा फ़नी था। लेकिन स्ट्रेंज भी था, इसलिए हम रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। कहते हैं ओह, कितने अच्छे से मुझे याद है वो आखिरी सबक हमारा। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. कहता है कि तभी एकाएक, ऑल एट वंस, तभी एकाएक द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। पहले एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। पहले पहले क्या, आज भी आप लोग देखते होंगे स्ट्रक का यूज़ होता है क्लॉक के साथ। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 11, ऐसा कुछ। लेकिन ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो पहले घड़ियाँ इतनी कॉमन तो हुआ नहीं करती थी। घड़ियाँ होती थी या तो क्लॉक टावर पे, जो हर शहर के बीच में लगभग होता था, ज़्यादातर शहरों के, हमारे यहाँ भी बीच में ही है, या चर्च में होती थी घड़ियाँ। और वो घड़ियाँ काफ़ी जो से हर 1 घंटे पे आवाज़ करती थी। आपने क्रिसमस कैरल पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने, या आपको याद होगा इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, इस आवाज़ का, घड़ी की आवाज़ का। तो आवाज़ होती थी, जैसे ही 1 बजता था ना, वो एक बार आवाज़ करता था, 2 बजता था, 2 बार, ऐसे ही 12 बजने के बाद 12 बार। इसलिए वहीं से स्ट्रक आ गया है, क्योंकि स्ट्राइक करता था, आवाज़ चोट करती थी कोई चीज़ दूसरी चीज़ पे, तब वो आवाज़ होती थी। तो तभी एकाएक घड़ी ने 12 बजाए, 12 बार आवाज़ आई और तभी एंजलस बजना शुरू हुआ। एंजलस एक तरीके से प्रार्थना की घंटी होती है। तो शायद 12 बजे ही टाइम होता है इन लोगों का, उस वक्त ये घंटी बजती है। तो साथ में ही नहीं बजती, ये नहीं कि 12 बजे ही बज जाए। एंजलस की घंटी उसके बाद बजती है।
एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त जो ट्रम्पेट्स थे प्रूशियंस के, जो ड्रिल्स से वापस आ रहे थे, आपने देखा होगा शुरू में ही इसने देखा था कि प्रूशियंस फील्ड में 100 मील के आसपास फील्ड में ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उसके बाद ये आ रहे थे ट्रम्पेट्स बजाते हुए। अक्सर ये लोग जाते आते हैं सोल्जर्स किसी भी कंट्री के, तो ट्रम्पेट्स बजाते हुए ये आते हैं जाते हैं। तो ये आ रहे थे, वो आवाज़ आने लगी हमारी खिड़की के नीचे से। एम हैमल साहब खड़े हो गए, बहुत फीके दिख रहे थे। पेल मतलब फीका, धुंधला, बड़े फीके दिख रहे थे अपनी कुर्सी में वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो मैंने कभी आज से पहले उनको इतना लंबा नहीं देखा था। अक्सर आदमी जब बीमार या नर्वस हो जाता है तो पतला दिखने लगता है, और पतला दिखता है तो लंबा भी दिखने लगता है। इसी वजह से ये इनको नैरेटर को ऐसा लग रहा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने क्या कहा, मेरे दोस्तों, मैं, अटक के फिर से इन्होंने बोला मैं, 2 बार मैं इन्होंने बोला, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ ने उनके गले को अटका दिया है, उनके गले को बांध दिया है, उनकी आवाज़ रुंध गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा पाए, आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Vive la France पढ़ेंगे इन लोगों की लैंग्वेज में, Vive la France पढ़ते हैं। ये लोग फ्रांस ही पढ़ते हैं अपनी कंट्री को, फ्रेंच में, जो फ्रेंच लोग होते हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगा के, अपनी पूरी ताकत जुटा के जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने क्या लिखा, Vive la France, या Vive la France भी हम लोग पढ़ सकते हैं। बहुत लोग Vive la France भी पढ़ते हैं, बट वैसे नहीं पढ़ना चाहिए इसको। मैंने थोड़ी बहुत तो फ्रेंच पढ़ी हुई है। तो उन्होंने लिख दिया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस या लेट फ्रांस लिव, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायलेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। मतलब थोड़ा हर लैंग्वेज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कोई चीज़ कहीं और कुछ किसी ऐसे तरीके से पढ़ी, अलग तरीके से पढ़ी जाती है, कहीं और अलग। तो यहाँ यही मतलब हो सकता है कि फ्रांस जिंदाबाद, या जीता रहे फ्रांस, या फ्रांस को जीने दो। ये उन्होंने लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उसके बाद वो रुक गए और फिर उन्होंने अपना सर दीवार पर टिका दिया। पीठ इन लोगों के तरफ थी, हमारे इनके स्टूडेंट्स की तरफ थी, और सर अपना ब्लैक बोर्ड की बगल की दीवार पर टिका दिया, और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने अपने हाथों से उन लोगों को इशारा किया, स्कूल ख़त्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। बड़ी ही हैवी लास्ट लाइन है ये, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। बिना बोले उन्होंने हाथों से इन लोगों को इशारा कर दिया जाने का, और इन लोगों को समझना पड़ा कि स्कूल ख़त्म हो गया, अब हम लोग जा सकते हैं। शायद स्कूल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो ये एंड है इस पेनफुल कहानी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके, द लास्ट लेसन के ऑनर में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यू शुड कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो मिलते हैं अगले बार कभी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।